हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का ये मॉक टेस्ट है जिसमें हम 125 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 125 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। ये एक सोशियोलॉजी मॉक टेस्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों का कोई संकलन जिसमें वे एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों से बंधे हों क्या कहलाता है? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक समूह या फिर सामाजिक संगठन क्या कहलाता है? जो व्यक्तियों का मतलब कोई ऐसा संकलन जिसमें वे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं सामाजिक संबंध से, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समूह कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? किसी स्थान पर जमा होने वाले लोगों का संकलन, सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो बार बार एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं, समान विशेषताएं रखने वाले लोगों की श्रेणी या फिर उपयुक्त सभी क्या है? कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? देखो, किसी स्थान पर जमा होने वाले लोगों का संकलन, नहीं, जमा होने से कोई समूह तो यहाँ पे बन नहीं जाएगा, समूह को अभिव्यक्त करता है ऐसी बात कर रहा है। फिर सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो बार बार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, ऐसा भी नहीं होगा। समान विशेषताएं रखने वाले लोगों की श्रेणी, मतलब एक श्रेणी भी यहाँ हो रही है और उनकी जो विशेषताएं हैं वो एक समान हो रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक समूह को अंतः तथा बाह्य समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? C.H. कोले ने, W.G. समनर ने, मैकाइवर तथा पेज ने, ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया हुआ है? कौन सा सही इसमें? C.H. कोले ने ऐसी बात की है, मतलब समूह को वर्गीकृत किया है, या फिर W.G. समनर ने, मैकाइवर, पेज, ऑगबर्न, निमकॉफ? तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, W.G. समनर ने समूहों को अंतः समूह बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है। अंतः समूह को हम इन ग्रुप कहते हैं और बाह्य समूह को आउट ग्रुप कहते हैं। अंतः समूह क्या है इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें मतलब कि इस शब्द का प्रयोग जो है वो समनर ने किया था, और कब किया था? 1907 में किया हुआ था। और बाह्य समूह जो है इसका भी प्रयोग समनर ने किया हुआ था, मतलब कि बाह्य मतलब बाहरी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में, ये कथन कारण का है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में समूह से बाहर नहीं रह सकता। कारण कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब इसमें क्या सही है? कथन और कारण दोनों सही हैं या फिर कारण कथन की सही व्याख्या करता है? कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है या फिर कारण गलत है, या कथन गलत है किंतु कारण सही, क्या सही होगा? क्या कह रहा है इसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में समूह से बाहर नहीं रह सकता। ये भी सही है कि कहीं ना कहीं वह किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये भी सही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है ये सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्षैतिज समूह तथा उदग्र समूह का वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? मतलब किस समाजशास्त्री ने समूह को क्षैतिज समूह तथा उदग्र समूह में वर्गीकृत किया है? स्मॉल, मिलर, सैंडरसन, गिंडिंग्स, किसने किया हुआ है? किसने किया हुआ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है, मिलर ने किया हुआ है। देखिए, उदग्र जो है, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो क्षैतिज को हम समतल समूह भी कहते हैं, और इसका अंग्रेजी टर्म जो है वो है हॉरिजेंटल ग्रुप्स, और उदग्र जो है उसका है वर्टिकल ग्रुप्स, इसको कहेंगे। और इसको किसने वर्गीकृत किया है? तो मिलर ने, एच मिलर इनका नाम है, एच मिलर ने किया हुआ है, यानी 2 भागों में किया। और मतलब कि अगर हम देखें उदग्र समूह किसको कहते हैं, तो उदग्र समूह जो है वे समूह होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी मतलब प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं।
और समतल या क्षैतिज समूह है, इसमें मतलब होता है कि सभी सदस्यों की जो एक सामाजिक स्थिति होती है वो लगभग लगभग समान होती है। मतलब कि सदस्यों के बीच ना तो कोई ऊंच नीच होती है, ना ही उसमें कम और ज़्यादा की बात होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों का उल्लेख किया है? ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों का उल्लेख किया है। बोगार्डस, मर्डाक, रिवर्स, एलवुड, किसने किया है? ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूह। ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों का जो उल्लेख है वो किया हुआ है एलवुड ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा साइड राइट आंसर होगा, मतलब द सही है। एलवुड ने ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार समूहों का विभाजन सकारात्मक तथा नकारात्मक रूप में करना अधिक उचित है? मतलब किस विचारक के अनुसार समूहों का विभाजन सकारात्मक तथा नकारात्मक रूप में करना अधिक उचित है? न्यूकॉम्ब, मिलर, पार्सन्स, गिन्सबर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूकॉम्ब ने समूहों का विभाजन सकारात्मक और नकारात्मक में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह का उदाहरण नहीं है? फुटबॉल खेलते खिलाड़ी, कर्तव्य दिखाते सर्कस के लोग, अपनी समस्याओं पर विचार करते मोहल्ले के लोग, मैदान में धूप तापते लोग। क्या है इसमें जो समूह का निर्माण नहीं करता, जिसे समूह का उदाहरण नहीं माना जाएगा? देखो, फुटबॉल खेलते खिलाड़ी ये भी एक समूह हो जाएंगे, समूह इसमें होगा उनका, फुटबॉल खेलने का एक ग्रुप बनेगा ही बनेगा। कर्तव्य दिखाते, जो कर्तव्य सर्कस दिखाने आए हैं तो उनका भी एक ग्रुप है। अपनी समस्याओं पर विचार करते लोग मोहल्ले, इसमें भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हो रहा है। मैदान में धूप तापते लोग, ये जो है ये है समूह का उदाहरण नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? क्षेत्रीय समूह जनजाति को, प्रजाति समूह को, एक क्षेत्र में शोर मचाती हुई भीड़, श्रमिक संघ, किसको कहा जाएगा? तो क्षेत्रीय समूह जो है वो है हमारे, देखो प्रजाति समूह तो है नहीं, श्रमिक संघ भी नहीं आएगा इसके अंतर्गत, एक क्षेत्र में शोर मचाती हुई भीड़ तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है क्षेत्रीय समूह जिसको कहा जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसी अंतः समूह की विशेषता नहीं कहा जा सकता है? छोटा आकार, समूह कल्याण की भावना, हम की भावना, हितों में संघर्ष, किसको अंतः समूह की विशेषता नहीं कही जा सकती है? तो अंतः समूह की विशेषता नहीं कही जा सकती है इसमें से किसको? छोटा आकार जो है तो ये कहीं ना कहीं आ ही सकता है। समूह कल्याण की भावना भी से, हम की भावना से, हितों में संघर्ष, ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन ए और कारण दिए गए हैं, निम्नांकित कूट में से कथन और कारण से संबंधित सही उत्तर हमको बताना है। अब कारण कथन कहता है, अंतः समूह के सदस्य एक दूसरे से अपनत्व अनुभव करते हैं। कारण कह रहा है, बाह्य समूह को अंतः समूह के सदस्य संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये सारे ऑप्शंस हैं, देखिए इसमें देखो, अंतर समूह के सदस्य एक दूसरे से अपनत्व अनुभव करते हैं, हाँ करते हैं, क्योंकि वह एक अपना समूह बनाते हैं और इसमें अपने समूह की कुछ अलग विशेषताएं, कुछ अलग खासियत रखते हैं, जिससे वो उसमें अपना अपनत्व अनुभव करते हैं। आर कह रहा है कि बाह्य समूह को अंतर समूह के सदस्य संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो अपना एक अलग समूह बना चुके हैं उसमें अपनत्व अनुभव करते हैं, तो जो बाहरी समूह है उसको एक वो संदेह की दृष्टि से, मतलब एक शंका की दृष्टि से देखते हैं। ये तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा कि ये आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का कारण जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समूह के प्रति हमारी भावना दूरी और संदेह की होती है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य समूह,
क्षेत्रीय समूह, उदग्र समूह, द्वितीयक समूह। क्या कहा जाएगा? जिस समूह के प्रति हमारी भावना दूरी और संदेह की होती है उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, उसको हम बाह्य समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक समूहों को पारस्परिक संबंधों, भाषा, प्रजाति, क्षेत्र, सामाजिक दूरी तथा सामाजिक अनुकूलन की मात्रा जैसे 6 आधारों पर किसने विभाजित किया है? क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, एक बार और देख लेते हैं। सामाजिक समूहों को पारस्परिक संबंधों, भाषा, प्रजाति, क्षेत्र, सामाजिक दूरी तथा सामाजिक अनुकूलन की मात्रा जैसे 6 आधारों पर किसने इसको विभाजित किया है? पार्क तथा वर्गेस ने, मैकाइवर तथा पेज ने, क्यूवर तथा हैरिस ने, डॉसन तथा गेटिस ने, किसने किया हुआ है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पार्क तथा वर्गेस ने इसको 6 आधारों पे बांटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलिन तथा गिलिन के अनुसार भीड़ और श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं? भीड़ और श्रोता हमको बताना है, बट अकॉर्डिंग टू गिलिन तथा गिलिन। क्षेत्रीय समूह, स्थायी समूह, अस्थिर समूह और सांस्कृतिक समूह। क्या सही है इसमें जो भीड़ और श्रोता में आ रहे हैं? इसमें जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर समूह। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूची दी गई है, एक अवधारणा है, दूसरी अवधारणा की विशेषताएं हैं, दोनों को हमें मिलान करना है। सामाजिक समूह, समतल समूह, प्राथमिक समूह, बाह्य समूह। तो सामाजिक समूह हम किसे कहते हैं? पारस्परिक जागरूकता यहाँ आएगा। और समतल समूह जो है वो सामाजिक स्थिति में समानता, समानता के आधार पे हमारा इसमें आ जाएगा। और सी है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में क्या होता है? हमारा वैयक्तिक संबंध होता है। बाह्य समूह जो है वह घृणा और मतलब जिसमें जो समूह अपनत्व वाला होता है वो उनको क्या करते हैं? घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमारा मैच क्या कर रहा है? ए के नीचे क्या हो रहा है? 2 और फिर बी के नीचे 1। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए, बच्चा हमारा ये दोनों ऑप्शन, जिसमें सी डी से क्लियर हो जाएगा, डी के नीचे 3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सा वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, हमें 2 सूची दी गई है, मिलान करना है, एक विचारक है और एक समूह का प्रकार है। चार्ल्स कूले, समनर, मिलर, मर्टन, इनके आधार पे हमको करना है। तो प्राथमिक समूह किसने दिया हुआ है? चार्ल्स कूले ने दिया हुआ है। और समनर ने किसका दिया हुआ है? अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अंतः समूह और बाह्य समूह समनर ने दिया हुआ है। मिलर ने किसका? क्षैतिज और उदग्र का हमने पढ़ा, मिलर ने उदग्र समूह को दिया हुआ है। मर्टन ने सदस्यता और गैर सदस्यता का दिया हुआ है। ऐसे रहा हमारा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए के नीचे 1 और वी के नीचे 4, इसलिए हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्राथमिक समूहों की कौन सी विशेषता इसके भौतिक रूप से संबंधित है? मतलब प्राथमिक समूह की ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसके भौतिक रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए है सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता, सदस्यों के लक्ष्यों की समानता, वैयक्तिक संबंध, सदस्यों के संबंधों में अनौपचारिकता। क्या है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? योजनाबद्ध रूप से निर्माण करना, बड़ा आकार, वैयक्तिक संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध। क्या है जो द्वितीयक समूह की विशेषता को नहीं बतलाता है हमें? देखो इसमें योजनाबद्ध रूप से निर्माण करना ये भी आ जाएगा द्वितीयक में, द्वितीयक का आकार बड़ा होता ही है, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होता ही है, ये तो सही है तीनों। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी स है, ये वैयक्तिक संबंध, ये प्राथमिक समूह की विशेषता है, ना कि द्वितीयक समूह की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह में वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। यह कथन किसका है? या डेफिनेशन है, या डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? द्वितीयक समूह
वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। विसेंज तथा विसेंज, ऑगबन तथा निमकॉफ, मैकाइवर तथा पेस, एलियट तथा मैरिल। किसने कहा है? तो ये जो है द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। इसको परिभाषित किया हुआ है ऑगबन तथा निमकॉफ ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू मर्टन, संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? सापेक्षिक अभावबोध, सापेक्षिक समानता, सी ऑप्शन कहता है सापेक्षिक संपन्नता, और डी है हमारा सापेक्षिक श्रेष्ठता। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है, सापेक्षिक अभावबोध। इस तरीके से इस वीडियो में हमने वेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और वीडियो के माध्यम से पूरा 125 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में 125 क्वेश्चन बहुत ही लंबी हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे, देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।